क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता है, तो उस शव का क्या होता है? आज मैं एक ऐसे इंसान से मिल रही हूँ, आप उनसे मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई कैसे इस तरह की चीज़ों में अपना योगदान दे सकता है। एक छोटी सी उम्र से लेकर के आज 52 की एज तक पहुंचने के बाद तक उन्होंने कैसे पूरे समाज की किस तरीके से सेवा की है, आज हम उनसे मिलेंगे। सो बिना देर किए हुए लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। सो वेलकम अम्मा। मैं आज पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जिससे मैं बिजनेस के बारे में नहीं, एक अलग ही डेस्टिनेशन के बारे में बात करूँगी। अ, अब आप मुझे बताओ, मैं आपको जब भी मिलती हूँ या जब भी मैंने आपको देखा है, मुझे एक अलग सी वाइब आती है आपसे, और मैं हमेशा ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाती हूँ कि आप क्या हो। तो प्लीज़ मुझे प्लस मेरी ऑडियंस दोनों को बताओ। मैं एक साधारण इंसान हूँ जैसे आप सब हैं। बस मैं सनातन धर्म का मानवता को मानती हूँ, विश्व बंधुत्व का पालन करती हूँ। इसलिए समाज में मुझे जितने लोग भी निरीह अवस्था में रोड पे दिखते हैं, किसी भी अवस्था में वो पड़े हो, चाहे मानव हो चाहे जीव जंतु हो, मैं सबकी सेवा करती हूँ। उनको वहाँ से उठा के लाना, नहलाना धुलाना, उनकी गंदगी साफ करना, उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था कराना, इलाज कराना, ये भी करती हूँ। इसके अलावा लावारिस शव, जो कि एक बहुत विचारी प्रश्न है कि अगर लोग लावारिस रोड पे हैं तो मृत्यु के बाद उनके शव का क्या होता है, ये मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने शव पे भी काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने लावारिस शव पे भी कर दिया। मैं खुद ही लावारिस शव भी जलाती हूँ गोरखपुर में। मैं डेली कुछ ना कुछ बॉडीज जलाती हूँ। ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, मतलब आज ये कितने साल हो गए ये सब करते हुए? देखिए, मेरा तो जीवन ही समर्पित रहा है शुरू से ही समाज हित में, और समाज के ही उसमें मैंने सेवा भाव में ही शादी नहीं किया। पढ़ते वक्त में भी मैं सेवा करती थी। ये है कि छोटे मोटे करती थी। किस उम्र से आप ऐसे सेवा में घुस गए कि लाइक जो बड़े जैसे बचपन में आपको कब ये रियलाइज हुआ कि आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं या अट्रैक्ट कर रही हैं? मैं जब छोटी थी, पढ़ती थी 6th 7th में भी, तो एक डॉग था, मैंने देखा उसके सर में घाव था और कीड़े पड़े थे, और वो दौड़ दौड़ के भाग रहा था, और लोग उसको भगा रहे थे कि स्मेल आ रही है। मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में आया कि उसमें कीड़े हैं, तो उसको काट रहा है, वो दौड़ रहा है दर्द में, भाग रहा है दर्द में। तो मैंने पापा से बताया अपने। मेरे फादर भी सेवा भाव रखते थे, मैंने उन्हीं से सीखा इस सब चीज़ों को भी। तो उनको बताया तो वो तुरंत गए, वो पेट्रोल था वो लेके आए, और फिनाइल की गोली पीसा उन्होंने। फिर हम लोगों ने उसको बुलाया, किसी तरह पकड़ा। वो डॉग ने बाइट भी कर लिया मुझे, मुझे इंजेक्शन लगा था। तो फिर उसको दवा हम लोगों ने डाला, और वो डॉग फिर ठीक भी हो गया। तो उसके बाद से मुझे लगा, नहीं, मुझे अगर विद्यालय जाते वक्त भी मुझे अगर मक्खी भी पड़ी मिलती थी तो मैं रुक करके लकड़ी से उसको निकालती थी कि उसको निकाल दो, वो मर जाएगी। तो इस तरह करते करते फिर मैं आ गई। फिर गायों की सेवा में, गौ सेवा तो मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ। गौ सेवा में तो बहुत पूरी तरह, इसमें न्यूज़पेपर में भी कई बार आया, गौ गौ के लिए बहुत फ़ोन भी आते हैं मेरे पास गौ सेवा के। फिर करते करते मेरा रुझान आया। फिर मैं इसमें रहा कि मुझे इसी में जाना है, विवाह करना ही नहीं है, शादी नहीं करना, क्योंकि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो पाऊंगी। अगर परिवार की तरफ गई तो मेरा ये सेवा भाव चला जाएगा, और मेरे अंदर सेवा भाव ही ज़्यादा वो था कि मुझे करना सेवा ही है। तो एक उम्र आई होगी जहाँ पे हर लड़की को शादी करना होता है और पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है कि शादी तो करनी चाहिए, या प्रेशर तो क्रिएट किया ही होगा। जी हाँ, फादर ने मेरी शादी तय भी किया था, और पूरी कोशिश की थी उन्होंने कि शादी हो जाए मेरी उनसे। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था सीधे। मेरे फादर का मैं इस मामले में बहुत लकी रही कि मेरे फादर ने कभी ज़बरदस्ती नहीं किया मुझे, कि ज़बरदस्ती जैसे लोग मारपीट के शादी कर देते हैं, मेरे फादर ने वो चीज़ नहीं किया। वो उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, दबाव डाला, हर तरह से बंदिशें भी लगाई कि शायद इस तरह से वो मान जाए। मेरी से नाराज़गी भी उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन जब मैंने कहा पापा नहीं, मैं शादी करूंगी नहीं, मैं निभा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना सेवा में है, तो फिर धीरे धीरे एक वक्त उम्र बीता तो उनको मानना पड़ा, क्योंकि पीछे पर छोटे भाई बहन शादी भी थे। तो एक सपोर्ट सिस्टम है ना, मतलब जैसे कोई तो सपोर्ट एक इंसान को कभी ना कभी तो चाहिए ही होती है, क्योंकि पेरेंट्स का साथ तो कुछ समय तक के लिए, एक समय के बाद हर इंसान को कोई तो सपोर्ट चाहिए होता है, शायद इसीलिए शादी करते हैं लोग। नहीं, अपना सोचने का नजरिया है, मेरा नजरिया कुछ और है। दुनिया में बहुत तरह के बहुत अच्छे भी रिश्ते हैं और बहुत खराब भी रिश्ते हैं। बहुतों को जला के भी मार दिया जाता है, बहुत बहुत लोग प्रेम से भी रहते हैं। तो नजरिया बहुत अलग अलग है।
मेरा ये नहीं है कि आप आपका पति ही आपका सेवा करेगा या अपना बच्चा ही सेवा करेगा। आप अगर किसी से प्रेम भाव रखेंगे तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपके लिए भी खड़ा होगा। और मैं विश्व बंधुत्व को, विश्व को ही अपना परिवार मैंने माना, और इसीलिए लोग मुझे अम्मा भी कहते हैं। और मैं उनको ही बच्चों की नज़र से देखती हूँ, और मुझे नहीं लगता, मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। तो मैम चलिए, पढ़ाई क्या थी? मतलब एक होता है ना कि पढ़ के ये करना है, तो हाँ, पढ़ाई में जब बीएससी मैंने कंप्लीट किया था तो मैंने फादर से कहा था कि मुझे एलएलबी करना है, मुझे उसमें जज के लाइन, जज बनना है, उसमें जाना है। तो फादर ने उसमें रुचि नहीं दिखाई थी, उन्होंने इसको ब्रेक किया था, और उन्होंने फिर एमएससी में मेरा एडमिशन करा दिया था। फिर मैंने एमएससी, बीएड, एमएड, नेट अपना सब कंप्लीट किया, और बाकी उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में चली गई। ये सारी सेवाएं जो आप करते हो, इसमें एक टाइम पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, और मॉनेटरी टर्म्स जहाँ बात आती है वहाँ पे लोग कई बार पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एक बेस चाहिए। कई बार जैसे आप कुछ कमा रहे हो तो वो कमाई का कैसे, किसी की हेल्प करनी है, ये सारी चीजें कैसे हो रही थी शुरू में? शुरू में जब मैं कर रही थी तो बहुत पैसे की, उस समय एक सस्ते का ज़माना भी था, बहुत कम में दवा मिल जाती थी। सब दवाओं की ही नीड मेरी होती थी, क्योंकि बहुत बड़े में आश्रम तो चला नहीं रही थी उस समय। प्रेजेंट टाइम में आश्रम चला रही हूँ। तो उस समय तो बहुत नीड नहीं होती थी, फादर भी पॉकेट मनी देते थे मुझे, और मैं उनसे भी मेडिसिन का मांगती थी तो वो दे देते थे। बाकी अन्य बाहरी कोई सहयोग तो नहीं था। हाँ, मैं जब थोड़ी ज़्यादा नीड होने लगी तो मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है। मैं पढ़ते वक्त में भी कुछ ट्यूशन भी पढ़ाए, तो उन पैसों से फिर सेवा करती थी। ये भी मैंने काम किया। उसके बाद से जब गवर्नमेंट जॉब में नहीं आई तो मैंने प्राइवेट जॉब भी किए। मैं कॉलेज में ही, डिग्री कॉलेज में मैं उस समय भी थी, मैंने डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया। फिर उस पैसे से करती आ रही थी, उससे जितना कर पा रही थी तो उससे चल रहा था। और कपड़े वगैरह मैं लोगों से मांगती रहती हूँ, आपके पुराने कपड़े आप मुझे दे दीजिए, तो जो आपका मन भर गया है या बच्चों के छोटे हो गए हैं तो वो मुझे मिल जाते थे, तो उससे भी मेरा सेवा का काम हो जाता था। तो इस तरह से चलता रहता था। बाद में फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आई, तो गवर्नमेंट जॉब में रुचि मेरा था नहीं, और आज भी बहुत नहीं है कि मैं जॉब करके जॉब करना रुचि का मतलब कि मेरी अर्निंग, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी थी कभी भी, आज भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पीछे कोई अपना परिवार नहीं बनाया, तो मुझे कुछ एकत्रित ही नहीं करना था। लेकिन मेरी पैसों की नीड पड़ी, क्योंकि लोगों की सेवा करने के लिए भी पैसे होने चाहिए, और लोग आपसे ट्रस्ट तभी करेंगे जब उनको सेवा दिखाई देगा, तभी आपके सहयोग में आएंगे। वरना लोगों को लगेगा कि अरे ये तो ये अर्निंग का इनका साधन है। तो मैंने इसलिए किसी से कभी मांगा नहीं, और मेरे से जितना हो पाता था वो मैं करती थी। फिर जॉब में आई, और अब जब जॉब में आ गई तब से फिर थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे करने लगी। फिर मैंने एक अपना आश्रम भी बनवाया। तो आपने बताया कि मैं शव जलाती हूँ, जो हाँ, लावारिस शव होते हैं, लवारिस। उसके बारे में आप हमें बताइए कि क्योंकि जितना मैं जानती हूँ कि कैसे एक बहुत बड़ा कदम है एक किसी भी लेडी के लिए। पहली बात तो हम जो जानते हैं कि औरतों को शमशान नहीं जाने देते हैं, आज भी नहीं जाने देते हैं, अपने परिवार के उसमें भी। तो इस जगह एक कदम बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। कैसे आप वो किए? जब मैं रोड पे पड़े लावारिस लोग, जो अक्षम बेसहारा, मानसिक दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, रोड पे पड़े हैं जो, उनको जब मैं उठा के ले आती थी, उनको रखती थी, इलाज कराती थी। जब मैं जिला अस्पताल में एडमिट करती रही हूँ, अभी भी एडमिट जिला अस्पताल ही करती हूँ, तो करती थी तो उनकी डेथ भी होती थी। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता था बार बार कि अगर ये लावारिस रोड पे है तो इनके शव का क्या होता है। हमारे सनातन धर्म में है कि हमारी विदाई रीति रिवाज से होनी चाहिए, तो फिर उनके बॉडी का क्या होता है। फिर मैं उसमें जानने का प्रयास करने लगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई अंत्येष्टि नहीं कर रहा है तो मुझे करना चाहिए, सम्मानजनक उनकी विदाई करनी चाहिए। तो इस तरह से मेरे आश्रम, मैंने एक बाबा को रखा था, वो रेलवे स्टेशन के पास से मैंने उनको उठाया था। वो शारीरिक रूप से भी दिव्यांग थे, आंशिक मानसिक भी दिव्यांग थे। 1 साल लगभग मेरे पास रहे, फिर उनकी डेथ हो गई। फिर उनको जिला अस्पताल में ही मैंने भर्ती किया था, अस्पताल में ही डेथ हुई थी। तो जब डेथ हुई तो उनकी बॉडी 3 दिन 72 घंटे रखी जाती है, कि ताकि उनके परिजन का पता चल जाए तो उनको सुपुर्द किया जा सके। उनकी बॉडी भी 72 घंटे रखी गई, लेकिन उनके परिजन का पता नहीं चल पाया। तब थाने से ये कहा कि आपके उसमें डेथ हुआ है, तो क्या आप अंत्येष्टि करना चाहेंगी। तो मैंने पहली अंत्येष्टि उनकी की, उन बाबा की ही की। उसके बाद मुझे आ गया कि ये तो थे जो मेरे पास जिनकी डेथ हुई, इनकी मैंने बाकी लोगों की फिर क्या हो रही है। तो मैं इस लाइन में भी चली गई कि नहीं,
अगर ये भी हमारे अपने ही हैं, किस हालत में, किस परिस्थिति में वो लावारिस विदा हो गए हैं रोड पे, ये ईश्वर ही जानता है। तो हम तो समझ सकते हैं इसमें, हम वो भी तो किसी परिवार के सदस्य हैं, तो उनकी भी विदाई सम्मानजनक होनी चाहिए, अंतिम यात्रा सम्मानजनक होनी चाहिए। उसके बाद से मैंने अंत्येष्टि शुरू कर दिया और फिर मैं खुद ही आप राजघाट क्या जाने लगी। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने पहला शव जलाया था? मैंने 2 साल पहले मैंने पहला शव जलाया था। तो तब तो मतलब आई थिंक आप इतना आगे बढ़ चुके थे कि परिवार से परमिशन और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं, परमिशन तो मैंने किसी से लिया ही नहीं था, अचानक से मैंने अंत्येष्टि किया था। ये मैंने सत्य ही मैंने किसी से परमिशन नहीं लिया था, लेकिन विरोध हुआ था, ऑब्जेक्शन किया गया था। लोगों ने इस चीज़ को कहा कि ये गलत रास्ते पे चली गई हो। आज भी कुछ लोग मुझे अपने यहाँ बुलाने से डरते हैं, आज भी कुछ लोग मुझसे दूरी बनाते हैं कि इतनी बॉडी जला चुकी हैं, इनके ऊपर प्रेत आत्माएं होंगी, ये होगा, बहुत सारी उनकी धारणा है। मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि किसी की भी अंतिम यात्रा सम्मानजनक होनी चाहिए। मैं खुद 100 उठाती हूँ और घाट पे मैं अकेले ही, मोस्टली अकेले ही होती हूँ, क्योंकि इस कार्य में कोई सहयोग में नहीं आ पा रहा, क्योंकि बॉडी भी 3 दिन रखी होती है, तो एक तो दुर्गंध भी होता है और लोगों की धारणाएं भी अलग है। लोग तो अपनों के शव को नहीं छूना चाह रहे हैं, दूर से हाथ जोड़ते हैं, तो तो वो तो लावारिश है। मतलब मेरे भी माइंड में ये आ रहा है क्योंकि मैम मैंने भी यही देखा है आज तक। किसी की भी जब बॉडी को कोई आग देता है तो बहुत सारे रीति रिवाज रस्म उसके लिए हो जाते हैं जो देता है। तो इन सारी चीज़ों पे क्या है? मैं पूरे रीति रिवाज से ही अंत्येष्टि करती हूँ। जितना हमारे अंत्येष्टि में परिवार के सदस्य के लिए सामग्री का उपयोग होता है, उतनी मैं उनके लिए भी उपयोग करती हूँ। कफन, चादर, हवन सामग्री, लकड़ी, फूल, फल, माला, देसी घी, सब कुछ टोटल अरेंज करती हूँ और रीति रिवाज से करती हूँ। उनकी अस्थि कलश भी रखती हूँ और अस्थि कलश अभी मुझे लेके जाना भी है बनारस विसर्जन के लिए। अब विसर्जन करके लौटूंगी तो फिर उसके आगे भी कुछ प्रक्रिया है और एक नया शुरू करने का पूरा प्रयास है मेरा। और ये तो मतलब जैसे उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे कैसे आप टेक करने को सोच रहे हो? मतलब जैसे आप कह रहे हो जो लोग विरोध करते हैं, कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो तरीका होगा कि आप सोच रहे हो कि उनको कैसे अपने साइड रखें और मैं कभी प्रयास नहीं करती, किसी को प्रेशर दे करके हम सेवा नहीं करा पर सकते। अपनी बात को हाँ, समझाने का। समझाने का समझाती हूँ, समझाती सबको कि भाई वो भी किसी के परिवार के सदस्य हैं। खुदा न खास्ता हम ही जा रहे हैं, हमारे परिवार का सदस्य कोई कहीं जा रहा हो, रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो हमें जानकारी नहीं होगा, वो भी तो लावारिश में होगा। इसी तरह ये भी बच्चे लावारिश में इसी तरह तो हुए हैं। कोई लावारिस पैदा तो नहीं हुआ है, परिस्थितियों ने उन्हें लावारिस घोषित किया है। उनसे नफरत क्यों? मानव है ना वो, फिर उनसे नफरत क्यों? इतनी दिक्कत क्यों? क्यों हम उनकी विदाई सम्मानजनक नहीं कर सकते? मैं बहुत समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन अभी तक 2-3 लोग हैं जो समझ पाए और जो घाट तक आए कुछ दिन तक, उसके बाद वो भी बंद कर दिए। कोई एक बार आया, कोई 1 महीना आया, कोई फिर वो भी, क्योंकि डेली जाना और डेली 2-3 घंटे वहां समय देना आसान नहीं है सबके लिए, तो फिर लोग धीरे धीरे बैक हो जाते हैं। तो मैं और जो आप ये एनजीओज रन करते हो, आप उनके बारे में कुछ बताओ। मेरा एनजीओ जो है मातृ आंचल सेवा संस्थान के नाम, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन तब कराया जब एक महावीर छपरा के पास में एक गड्ढा था। उस गड्ढे में एक महिला पड़ी थी जो लगभग 30-35 साल की थी। 18 जनवरी जनवरी 18 जनवरी का समय था। वो बारिश हो रही थी उस समय और वो अर्ध कपड़ों में, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, फटे कपड़े उसने ऊपर से डाल रखे थे टी शर्ट नुमा, और नीचे तो बिल्कुल कपड़े नहीं थे। किसी ने रजाई फेंका था, उसने पैर पे डाला था, वो भीगा हुआ था पानी के 10 फीट गहरे गड्ढे में बैठी थी वो। और जाने वो कब से वहां पड़ी थी, मुझे जानकारी मिल गई, मैं वहां गई, मैंने वहां पे बात किया एसओ साहब से। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं आज नहीं, उस समय कोविड का भी समय चल रहा था, तो उन्होंने कहा मैम आप निकलवा करके मैं भिजवा दूंगा आज अस्पताल पे, लेकिन उन्होंने भिजवाया नहीं, शायद उनको समय नहीं मिल पाया था। मुख्यमंत्री महोदय थे गोरखपुर में। दूसरे दिन फिर मैं वहां गई, फिर भी वो उसी बात पे बात हुई तो उन्होंने कहा कर दूंगा। तीसरे दिन फिर मैं गई, तब भी वो महिला मुझे वहीं दिखी। उस दिन मैंने थाने में थोड़ा सा वो किया, बहस भी किया, और मैं उनको लेके गई कि नहीं आज आप चलिए, आज मैं खुद उस गड्ढे में उतरूंगी। और उस गड्ढे में वो क्या मुर्गे का पंख वंख इतने फेंके पड़े थे, इतनी गंदगी फेंकी पड़ी थी, इतनी बदबू उसमें थी कि घुसना दुश्वार, ऊपर से पानी भरा हुआ दलदल टाइप का, मिट्टी कचड़ा, फिर भी मैं घुसी
और जब मैं गई उस महिला के पास, पहले तो एक था कि कहीं अटैक ना करें, क्योंकि थोड़ी मानसिक दिव्यांग दिखी मुझे वो, और कर भी रही थी, मारने का प्रयास भी कर रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो रेंज में आई। फिर जब मैंने देखा उनको कपड़े हटाने के प्रयास, तो मैंने देखा तो नीचे तो बिल्कुल कपड़े ही नहीं है, बिल्कुल नंगी है वो। फिर मैं बाहर से आकर के लोगों से पुराने घर से कपड़े मांगे, तो एक माता जी ने अपना एक मैक्सी और एक पेटीकोट दिया। फिर उनको पेटीकोट पहना करके किसी तरह, लेकिन जब जो यशो साहब थे उन्होंने देखा कि मैं अकेले संघर्ष कर रही हूँ, तो वो खुद भी उतरे, उनके साथ पुलिस भी उतरी और कुछ महिलाएं भी उतरी। तब काफी लोग नीचे उतर के आ गए, किसी ने गंदगी की परवाह नहीं की। और उस समय जन सहयोग काफी मिला मुझे उस महिला के उसमें। लेकिन उनको गड्ढे से निकालने में मुझे 4 घंटे लगे थे। वो इतना ज्यादा विरोध कर रही थी, मार रही थी, हिंदी, इंग्लिश और एक अन्य किसी भाषा में भी वो गाली दे रही थी। वो यहाँ की नहीं थी। अब उनके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई वो यहाँ पड़ी थी। फिर उनको मैंने बाहर निकाला हम लोगों ने किसी तरह से। एम्बुलेंस मैंने जो बुलाया था, तो उनकी बॉडी से बहुत दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि वो बहुत बुरे कंडीशन में थे। वो एक ही जगह बैठे बैठे वो महीनों से लैट्रिन भी बैठे बैठे उसी जगह कर रही थी, बाथरूम लैट्रिन सब। क्यों हो रहा तो था ऐसा कुछ, मतलब क्या कर रही थी वो वहाँ? वो डर के मारे उस गड्ढे में बैठी हुई थी और वो मानसिक विक्षिप्त थी। फिर उनको जब निकाला तो एम्बुलेंस वाला तैयार नहीं हुआ, कहा नहीं, और मैं अकेले लेके नहीं जाऊंगा, आप इसी में चलिए। वो अटैक भी कर रही थी मेरे ऊपर। तो मैंने बहुत समय न गंवाते हुए मैंने उनको अपनी गाड़ी में ले लिया और लेके मैं गोरखपुर आ गई। और मैंने उस समय डीपीओ सर को फ़ोन करके बात किया, मैंने बताया उनको ये स्थिति। तो जब ले आई तो यहाँ कोई हॉस्पिटल उनका इलाज करने को तैयार नहीं, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा यहाँ का। फिर मैंने डीएम सर से भी बात किया, तो उनको एडमिट कराया। हाँ, मेडिकल जिला अस्पताल से रिफर मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल वाले लोग भी कहें कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा मैडम। उस समय रात के, मैं 11 बजे उनको उठाने, उस समय रात के 9 बज चुके थे। तब भी वो एडमिट नहीं करा पाई थी। मैं जब डीएम साहब का सहयोग मिला तो उनको मैंने वहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उनकी कहानी कुछ अलग निकली। वो दूसरे प्रदेश की थी और किसी से उनका प्यार था। वो यहाँ आई थी और वो उसने उनको छोड़ दिया था, तो वो अपने घर नहीं जा सकती थी। वो हाईली एजुकेटेड थी, हैवी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और उसके बाद से यहाँ पड़ी थी वो, इसलिए वहाँ छुप के पड़ी थी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो वो गड्ढा उनको मिला था, वो गड्ढे में ही पड़ी हुई थी, जलकुंभी और घास वास था उसमें पड़ी हुई थी वो। फिर उनको हम लोगों ने भिजवाया, वो एड्रेस बताई, फिर उनको भेजा गया, वो चली गई। फिर मेरे डीएम साहब सर से बात हुई और जो डीपीओ उस समय थे उन्होंने ही कहा कि मैडम पहले रजिस्टर्ड हुई है और आपने जो अपनी गाड़ी में बैठा लिया था, अगर उस महिला को कुछ हो जाता तो आप फंस जाती। मानव कोई भी आरोप आपके ऊपर लग जाता, मानव तस्करी का या कुछ भी कोई कह देता, तो आपको दिक्कत हो सकती थी। तो आप इसको रजिस्टर्ड हुए, तब मैंने 2020 में अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था। वरना मेरा कहीं कोई मकसद नहीं था किसी संस्था को बनाने का। जीवन में मैंने इस लाइन में सोचा होता तो बहुत पहले बना ली होती। मेरा कोई सोच, मुझे तो बस था कि सेवा करते चले जाना है, आगे कोई उद्देश्य नहीं था मेरा। लेकिन बाद में मुझे जैसे जैसे काम करती गई, मुझे रास्ते मिलते गए, सुझाव मिलते गए कि नहीं, इस पे आइए, इस पे आइए, इस पेपर वर्क को पूरा करिए। तो धीरे धीरे पेपर वर्क भी मैंने कंप्लीट किए। और फिर नगर निगम के सहयोग से पूर्व नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल सर के सौजन्य से एक मैंने आश्रम का भी निर्माण किया, ये मोहरीपुर में जो है, जहाँ पे मानसिक और शारीरिक दिव्यांग माताएं रहती हैं, जो अपना खाना भी अपने ढंग से नहीं खा पाती हैं। हम लोग उनको सिखाते हैं कि खाना आप ऐसे खाइए, वरना वो कभी दोनों हाथ से खाने लगेंगी, कभी मुंह ही लगा करके खाने लगेंगी, कभी पानी पिएंगी तो ऊपर अपने गिराएंगी। वो मेंटल स्टेट की वजह से हाँ, मेंटल स्टेट है। उनको लैट्रिन बाथरूम में पकड़ के ले जाके सीट पे बैठाना पड़ता है। उनका परिवार, उनके परिवार, वो मानसिक दिव्यांग है तो वो बता नहीं पाती हैं कि उनके परिवारजन कहाँ है। तो वो आपको मिलते कैसे हैं, वो मतलब? रोड पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। 2-3 माताएं तो ऐसी हैं जो आप कभी आकर के देख भी सकती हैं। 2-3 माताएं ऐसी हैं जो अर्ध मानसिक विक्षिप्त हैं। उनके परिवारजन का पता भी चल गया, लेकिन परिवार वाले उनको रखने को तैयार नहीं, क्योंकि ये मानसिक दिव्यांग है। उनका ये कहना है कि कहीं लैट्रिन कर देती हैं, कहीं बाथरूम कर देती हैं, तो कैसे घर चल रहे, कैसे रहेगा। तो नहीं ले जा रहा है, मेरे पास पड़ी हैं, मैं करती हूँ। मैं तो लैट्रिन बाथरूम सब कराती हूँ। 2 माताएं हैं जिनको हम हगीज पहनाते हैं डेली, हम लोग खुद हगीज चेंज भी करते हैं। एक माता जी यूरिन का पाइप लगवाना पड़ा है। तो ऐसी ऐसी माताएं हैं मेरे पास। फैमिलीज हैं क्या, उनके लिए क्या कोई ऐसी
संदेश जो आपको लगता है कि उन्हें क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, क्या कैसे उठानी चाहिए? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको एक बार जो अपने बच्चे को पाल रहे हैं, वो विचार करें कि वो माँ ने भी उनको भी इसी तरह पाला होगा। अपने पेट पे सुलाया होगा, अपने गीले बिस्तर पे वो खुद सोई होंगी, उस पे कपड़े डाल के अपने इनको सूखे में ही सुलाया होगा, अपना दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, अपना खून पिलाया, सब कुछ किया। उनकी हिसाब तो वो कर ही नहीं सकते। उनका कभी वो कर्ज चुका ही नहीं सकते। लेकिन जब माँ, हमारे धर्म में है, जानकारी है सबको कि एक उम्र के बाद जो है मानव फिर बच्चे की अवस्था में जाने लगता है। वो बिल्कुल बच्चों की अवस्था में है वो लोग। कभी कभी आप बातें सुनेंगे उनकी, बहुत हंसी आएगी, बहुत बच्चों की तरह बातें भी करती हैं। 2-3 माताएं हैं बिल्कुल बचपने में जा चुकी हैं वो। तो उनको भी अब उस बच्चे की तरह केयर की आवश्यकता है, लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं लोग, भूल जा रहे हैं और रोड पे लाके अस्पताल में भर्ती करके, जिला मेडिकल कॉलेज में डाल करके छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो रोड में भटक रही होती हैं। तो कभी मुझे कोई पब्लिक फ़ोन करता है कि मैडम यहाँ एक महिला पड़ी है, मैं वहाँ जाती हूँ, उस एरिया के थाने में सूचना देती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ, फिर पूरा उनको वहाँ से उठा करके ले जाती हूँ। वहीं पे उनकी सफाई दफाई, क्योंकि कपड़े में लैट्रिन बाथरूम किए रहती हैं, तो वहीं पे उनको किसी से पानी मांग करके नहलाना धुलाना, ले जाके फिर जिला अस्पताल में चेकअप कराना। और इसमें लोग मतलब सपोर्ट करते हैं? बहुत कम सपोर्ट, बहुत कम। कुछ माताएं हैं, महिलाएं हैं जो सपोर्ट करती हैं। और अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास, देखिए उनकी गलती नहीं है, मैं सपोर्ट न करने का भी गलती नहीं देती हूँ। कारण है कि लोग इतना ज्यादा इसको व्यापार के रूप में भी करने लगे हैं समाज सेवा को, कि सबके अंदर में पता कि सेवा ये कि अर्निंग का सोर्स, अर्निंग का जरिया है। आपको अगर किसी को कुछ देना है तो एक बार आप विचार करोगे ना कि हमारा पैसा सदुपयोग हो, सही जगह हम जिस भाव से दे रहे हैं उस भाव में लगे, तो लोगों का विश्वास जब हो जाएगा तो अपने आप जुड़ेंगे। तो अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं। अभी मुझे व्हीलचेयर की आवश्यकता थी, क्योंकि 2-3 माताएं हैं जो चल नहीं पाती हैं। अभी मैंने बताया कि पैम्पर भी पहनाना पड़ता है, तो उनको भी नहलाना पड़ता है, उनको बिस्तर से उठाना पड़ता है। अगर हम नहीं उठाएंगे तो उनको बेडसोल हो जाएगा, तो हम बाहर नहलाने के लिए उनको निकालना पड़ता है, बाहर ले आना पड़ता है। तो हम लोग उठा के व्हीलचेयर पे, क्योंकि ऐसे हम लोग चेयर पे टांग के करते थे। तो अभी व्हीलचेयर की मैंने डिमांड की थी, तो एक पुलिस भाई हैं, उनके यहाँ से आया है, मिथिलेश नाम है सर का, उनके यहाँ से आया है एक व्हीलचेयर। एक मैडम है, ममता शेखर मैडम, उन्होंने दिया एक व्हीलचेयर। एक ममता सिंह मैडम है, वो हर महीने 1000 रुपया देती हैं, माताओं के खाने पीने की व्यवस्था में देती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो दे देती हैं, करती हैं। अभी एक आदित्य सिंह करके आए थे, उन्होंने कल जो है आए देखने के लिए कि सही है कि नहीं। पहले वो आश्रम विजिट किए हैं, कल विजिट करने के बाद वो जब बाहर निकले हैं तो वो सब्जी पूरा लेके आए हैं। 10 किलो आलू है, बैगन, टमाटर, गोभी, लौकी, भिंडी, पूरी सब्जी उन्होंने ला के हमने दिया। देखा है कि आजकल एक बीच में ट्रेंड आया है कि हम इतना अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं बच्चे के बर्थडे पे, पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे। अब मैं देखती हूँ कि कुछ एक ऐसा भी आया है कि बर्थडे आता है, किसी बच्चे का बर्थडे है, तो बच्चे को लेकर के जा रहे हैं अनाथ आश्रम में या ऐसे कोई संस्था में जा रहे हैं जहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ भी आते वहाँ हैं। पे दो चीज़ें, दो पर्सपेक्टिव्स बनते हैं जो मैं समझ पाती हूँ। एक, हम ये सोच के जाते हैं कि हम उन बच्चों को एक अच्छा दिन देंगे, सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ, क्यों हमें मतलब हमेशा तो हम फैमिली के साथ करते हैं, आज उन बच्चों के साथ करेंगे। जो जाते हैं वो ये सोच के जाते हैं। पर एक पर्सपेक्टिव मैम ये भी बनता है कि वो बच्चे जो अनाथ हैं, वो जब हमें देखते हैं तो उन्हें लगता है मेरा भी एक परिवार होगा। तो क्या हम उन्हें दुखी करके आते हैं? क्योंकि दोनों साइड का एक अगर देखें तो। नहीं, यहाँ मैं दुखी का वो नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास भी बच्चे आते हैं वहाँ पे मैं वहाँ पढ़ाने का भी काम करती हूँ, तो काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं। और अक्सर लोग आते हैं जन्मदिन मनाने के लिए, तो उनकी डिमांड भी रहती है कि मैम वो जो बच्चे आपके पास आते हैं उनको भी बुलाइए। हम खाना भी मैं उन बच्चों को अक्सर खिलाती हूँ, तो उनकी भी डिमांड रहती है मैम उनको भी बुलाइए। और 40 से 50-60 बच्चे आ जाते हैं, किसी दिन 60-60 बच्चे हो जाते हैं। तो वो लोग आते हैं और खिलाते हैं, ठीक है, उनको उस समय लगता है। लेकिन अगर आपसे प्रेम उनको पूरा मिल रहा है तो वो फिर आप में ही उनका इंटरेस्ट रहता है। फिर वो दुखी होने का तो अगर वो दुखी हैं तो हमारे ही प्रेम में कहीं कोई कमी रह जाती है।
तो उनको बस खाना उनको थोड़ा सा चाहिए, चेंज चाहिए, थोड़ा कुछ खिलौना मिल जाए, कुछ पढ़ने की क्या सामग्री उसमें मिल से जाए। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता होगा जो इसे सोचता होगा कि देखो इसके मम्मी पापा है, अगर मेरे भी मम्मी पापा होते तो मेरे में इतना बड़ा केक इतना। नहीं, मेरे पास एक बच्चे आए थे, 4 बच्चे हैं वो, उस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं। तो मेरे पास आया था जब वो बच्चा, तो जब मैं उस दिन मैंने खाने और कपड़े, एक मैडम थी उनके बिटिया का जन्मदिन था, तो वो कपड़े डोनेट कर रही थी, वहाँ आई थी संस्था में, नए कपड़े वो अपने अपने यहाँ से लेके आई थी। तो वो बच्चा जब बोला कि मेरा एक छोटा भाई घर पे है और उसको नहीं लाए हैं, हम लेके नहीं चल पाते हैं, तो हमने कहा मम्मी के साथ आते, तो वो बोला कि नहीं मेरी मम्मी नहीं, उनका पापा पापा भी नहीं। किसके पास रहते हो? तो बोला चाचा चाची हैं उनके पास रहते हैं। तो मैंने उनसे बात भी किया कि अगर आप नहीं वो करना चाहें तो आप बच्चे को मेरे पास छोड़ सकते हैं, मैं उस बच्चे को पढ़ा लिखा दूंगी और वो कर दूंगी। तो वो बोले नहीं मैडम, और मैं केयर कर रहा हूँ, आवश्यकता जहाँ जहाँ होगी आपसे मैं बताऊंगा, आप ये मदद कर दीजिएगा, बाकी बच्चे मेरे ही पास रहेंगे। उनका ठीक है, तो मैं उन बच्चों की मदद कर रही हूँ। अभी आप पढ़ी होंगी, बड़हलगंज में एक कांड हुआ था, पंखे से मम्मी पापा दोनों लोग की डेथ हो गई थी। मैं वहाँ भी गई थी, मैंने वहाँ के एसडीएम सर से भी बात किया था, सीओ सर से भी बात किया था, गोरखपुर में डीएम सर से भी बात किया था। वो 5 बच्चियाँ थीं, एक छोटा लड़का था भी, वो 3-4 महीने का था, लड़कियाँ 5 थी। उनको भी मैंने अडॉप्ट करने का वो किया था। गुरुकुल महाविद्यालय के मैनेजर निदेशक हैं डॉक्टर विपिन कुमार साही सर, वो और मैं दोनों लोगों ने उसमें वो किया था कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उन कॉलेज है, हम वहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ उनको बनाएंगे, कहीं न कहीं उनको जॉब में ले आएंगे। उसके बाद जब बड़ी लड़की जब उसमें आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक छोटे भाई बहनों को देखने लगेगी। जो बड़ी लड़की थी उस समय हमको लगता है 6-7 में ही रही होगी, बहुत बड़ी नहीं थी। तो हम लोगों ने प्रयास किया था। तो पहले तो कोई उनको देने के लिए नहीं तैयार था, जगह की रखेगा तो। डीएम साहब ने भी कहा ठीक है मैडम, आप करिए, आप ले आ सकती हैं, रख सकती हैं उनके। लेकिन बाद में वहाँ पे काफ़ी पैसे वैसे भी डोनेट किए गए, उस बच्चे के नाम से ही जो भी डोनेशन हुआ उन बच्चों के नाम से फिक्स हुआ। तो बाद में उनकी फैमिली की जो उनकी मौसी थी वो कहीं कि नहीं हम लोग बच्चों का केयर करेंगे, आप बस आप लोग सहयोग करिए। तो बच्चे उन्हीं के पास था, उनका पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो अगर कोई ऐसा है जो करना भी चाहता है और परिवार में भी है, वो कैसे करेगा? सेवा, हम्म। बहुत तरह के सेवा के तो बहुत सारे रूप हैं। सेवा का जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अंत्येष्टि पे ही जाए, वो हमें 1 दर्जन केला भी दे सकता है, वो भी सेवा में ही आएगा। हवन का सामग्री दे सकता है, लकड़ी दे सकता है, करायल दे सकता है, कफन खरीद के दे सकता है, चादर की ये मेरे, और दिया भी है, काफी लोगों ने दिया है। एक प्रज्ञा सिंह है और उनके पति हैं रणविजय सिंह, उन्होंने अपने पूरे परिवार के नाम से उन्होंने 2 बॉडी का पूरा खर्च उठाया कि नहीं मेरे सौजन्य से आप करिए। तो करते भी हैं लोग, कभी कभी सहयोग अच्छा हो जाता है। मैंने ये भी देखा है आपके उसमें कि आप डोनेशन और ब्लड डोनेशन ऑर्गन डोनेशन के साइड भी हो शायद। हाँ, मैं होल डोनर भी हूँ, मैं खुद भी देहदानी अंगदानी भी हूँ और रक्तदानी भी हूँ। और मैं दोनों का कैंप भी, तीनों का कैंप भी कराती हूँ, देहदान अंगदान और रक्तदान का कैंप भी कराती हूँ। लोग जो बॉडी का जैसे आंखें दान कर देना, ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो दो चीज़ें माइंड में आती है। एक तो मेनली जो लोग सोचते हैं कि हमारा पुनः जन्म होगा, तो क्या वो चीज़ें नहीं रहेंगी हमारे पास? नहीं, ये तो गलत धारणा है, पुनर्जन्म होगा, आप फिर नए बॉडी में जाएंगे। अगर आपका जन्म होता है तो आप तो नए बॉडी में जाएंगे ना, ये तो बॉडी आपकी छूट गई। आपका आपका शरीर क्या है? आप जैसे मान लीजिए मेरा नाम पुष्पा है, ठीक है, मेरा नाम पुष्पलता सिंह ही है, अम्मा नाम से जानी जाती है। मेरा नाम पुष्प, अगर मेरी आज डेथ हो जाती है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि पुष्पलता सोई है या उनका सौ पड़ा, आप कहेंगे डेड बॉडी पड़ी है, पुष्पलता मर गई। मतलब नाम तो आत्मा का है, शरीर का तो नाम ही नहीं है। ये ऑर्गन डोनेशन कितने टाइम के अंदर होता है, मतलब कब होता है? ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ होता है, और उसके भी हर ऑर्गन के अलग अलग टाइमिंग होते हैं, उसके अनुसार होता है। और बॉडी डोनेशन वो भी आफ्टर डेथ ही है। तो बॉडी डोनेशन में आपको फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी सहमति देनी पड़ती है, प्लस अपने 2 अभिभावक का भी देना पड़ता है। अगर शादीशुदा है तो आपके पति बच्चे का, और अगर नहीं है तो माता पिता का या किसी का भी, 2 लोगों का देना पड़ता है नोटरी के साथ।
बॉडी डोनेशन बॉडी उसमें क्या होता है, उस बॉडी का फिर क्या मतलब होगा? बॉडी से वो बच्चे जो है मेडिकल के बच्चे पढ़ाई करते हैं ताकि वो आगे भविष्य में सेवा कर सके। कौन सी ऐसी चीज थी जो मतलब सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर रही थी और आप इस तरफ बढ़ते चले गए? भाई जब मैं बताया ना मैंने कि जो लावारिस जो लोग रोड पे पड़े थे, जब मैं उनको उठा रही थी, तो जब ये मेरे दिमाग में प्रश्न आता, जीते जी तो मैं उनको उठा रही हूँ बहुत बुरे बुरे कंडीशन में, कितने लोग तो ऐसे हैं जो रोड पे मर भी जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी तो का क्या हो जब रहा आप है। शुरू में उठाते थे तो उनको लेके कहाँ जाते थे? जिला पहला उनको सफाई करवाना, उनको नहलाना धुलाना, बाल काट देना करके फिर जिला अस्पताल में इलाज करवाना। मोस्टली तो इन्फेक्टेड ही कोई था मिलते भी हैं। साथ में आपके जो हेल्प कर रहा हो या कुछ ऐसा, जैसे कोई? पुलिस के अलावा और कोई नहीं। धीरे धीरे टीम बन गई, अभी तो लोग हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब नहीं। तब अब तो बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आपकी फ्रेंड सर्कल कैसी थी शुरू में? जो क्योंकि एक उम्र होती है जहाँ पे दोस्त होते हैं, 4 लोग होते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, और आपका रुझाव इन चीज़ों में था। सबका नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं मैम, नहीं करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो लोगों की एक गलत मान्यताएं भी दिमाग में फिट है कि हमारे धर्म में हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ कि महिलाओं को वर्जित किया गया है। मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं को वर्जित माना जाता है, वहाँ नहीं भी, मैं मुस्लिम का भी जाती हूँ, अर्जुमन संस्था में चलता है उनका, वहाँ महिलाएं अलाउ नहीं है अंदर जाना। तो हमारे धर्म में भी लोगों की मान्यता है कि महिलाओं को अंत्येष्टि नहीं करना चाहिए, घाट पे नहीं जाना चाहिए, जबकि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हो, किसी वेद में पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। उसमें ये है कि महिलाएं कमजोर दिल की मानी जाती हैं, और पहले जो अंत्येष्टि होती थी वो जंगल के बीच में दूर दराज सुनसान एरिया में होता था, और लौटते वक्त शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। तो लोगों का ये था कि जब महिलाएं जाएंगी तो उनके लौटने में दिक्कत होगी, प्लस कमजोर दिल की मानी जाती हैं, तो जब वो घाट से आएंगी बॉडी जलते हुए देखेंगी तो उसका प्रभाव उनके परिवार पे भी पड़ेगा, इसलिए उन्होंने महिलाओं को वर्जित कर रखा था। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अभी तो बहुत सारी बेटियां अपने पिता को मुखाग्नि दे रही हैं, जिनकी बेटियां हैं दे रही हैं। अन्य प्रदेशों में आप देख लिए, बॉम्बे वगैरह में है तो पूरा फैमिली जाता है अंत्येष्टि में, वहाँ खड़ा रहता है, उनके यहाँ आग बेटा ही देता है। ये वो है, लेकिन वहाँ खड़े होते, पत्नी भी पति के डेथ में वहाँ जाती हैं, घाट पे खड़ी होती हैं। हाँ, यहाँ पे मैं डेली मुखाग्नि भी देती हूँ, डेली मैं उनका पंचफेरा भी पूरा करती हूँ, तो ये तो मैं डेली करती हूँ। मैम, मुझे बात करके आपसे बहुत 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 अच्छा लगा, और मैं जानना चाहती थी, सच में जानना चाहती थी कि अम्मा की स्टोरी क्या है, और लोग कैसे ये क्योंकि मैं नहीं जानती थी किसी ऐसे इंसान को जो ऐसी चीज़ें अपने आसपास कोई कर रहा हो। मैंने देखा था, हमने न्यूज़ में देखा है, हमने बाहरी दुनिया में, लेकिन अपने शहर में कोई कर रहा है और इतने अच्छे से कर रहा है, ये चीज़ मैं लोगों से सुन रही थी, और मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं और ये स्टोरी एक बार सबके सामने लाऊं। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, एंड आई एम आपका सो बहुत बहुत ब्लेस्ड। बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि शायद आपके सहयोग से कुछ लोग आगे आ जाएं, और कुछ शायद जन सहयोग मिलने लगे, और ये काम जो है हम और मैं बिल्कुल बेहतर कर चाहूंगी सकेंगे। कि लोग आगे आएं और ऐसे संस्था को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे, सच में ये बहुत सारे संस्थाएं हैं जिन्होंने इस चीज़ को ख़राब कर दिया है, और जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको, मैं डेफिनेटली वीडियोस डालूंगी सो दैट आपको पहले ट्रस्ट हो जाए, फिर आपको नंबर्स दूंगी और सारी चीज़ें डिटेल्स मैम से लेके डालूंगी, सो दैट जिसको भी लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सबके मन में एक बार होता है कि हम कहीं पे डोनेट करें, बच्चे का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करें, कभी किसी का फंक्शन है जिसमें कुछ दान करने का मन है, तो यहाँ करो, क्योंकि मंदिरों में बहुत दान हो रहा है, बहुत पैसा है हमारे मंदिरों में, यहाँ करो, यहाँ ज़रूरत है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड हम बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर के आते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे शो को सब्सक्राइब करो सो दैट आप सारे एपिसोड्स देख सको। बाय बाय।